आप लोगों ने चंपकम दोरार राजन केस के बारे में सुना होगा। 1951 का केस। इसमें मौलिक अधिकारों और राजनीति के निदेशक सिद्धांतों के बीच संघर्ष का प्रथम उदाहरण प्रस्तुत हुआ था। तो चंपकम दोरार राजन केस 1951 क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। और हम लोग देखेंगे कमजोर वर्गों के लिए प्रमुख संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है हमारे संविधान में, उन्हें भी हम लोग देखेंगे। और प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा कौन से प्रावधान संशोधित किए गए हैं, उन संशोधनों की बारे में बात करेंगे। और जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक आपके नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इनके बीच टकराव पर अन्य निर्णय क्या है, उन निर्णयों के बारे में भी हम लोग जानेंगे, देखेंगे। और इस तरह के मामले के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मैं इसीलिए तो कहता हूं आप लोगों से कि आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के जरूर देखा करिएगा, पढ़ा करिएगा, ठीक है। तो आप देखिए चंपकम दोरार राजन केस, इसमें आप देखेंगे 1951 का है। तो मामले की पृष्ठभूमि की बात करें तो 1948 में मद्रास सरकार ने सांप्रदायिक साधारण आदेश पेश किया, जिसके तहत जाति और धर्म के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में सीटें आरक्षित की। और देखिए 3 डेटें आप लोग तारीखें जरूर याद रखिए। एक तो 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए थे, तो हर साल 15 अगस्त को आप लोग स्वतंत्रता दिवस मना देते हैं, आजादी का दिवस मनाते हैं। एक 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रावधानों के साथ आपका संविधान आ चुका था, तो हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से आपका संविधान लाया था, लागू हुआ था, तो 26 जनवरी को हर साल आप लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और सरकार ने अनुच्छेद 46 को उद्धृत किया, और जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों की शिक्षा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का प्रावधान है। मद्रास की एक महिला चंपकम दोराई राजन ने समता के अधिकार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए इस आदेश को मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। और देखिए अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जो नीति निर्देशक सिद्धांतों में बात कही गई है ना, तत्वों में, उसे लेकर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। वो सरकारों पर निर्भर करता है कि वो आपको क्या देते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय 1950 का। मद्रास उच्च न्यायालय ने जाति और धर्म के वर्गीकरण के आधार के रूप में उपयोग करने के कारण सांप्रदायिक सरकारी आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। और तत्पश्चात मद्रास सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला 1951 का। सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और तथा सांप्रदायिक सरकारी आदेश को असंवैधानिक घोषित किया। फैसले में कहा गया कि अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 15(1) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मूल कानून राज्य पुलिस बलों पर प्रभावी होगा तथा यह सुनिश्चित किया गया कि संसद संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से मूल कानून में संशोधन कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का प्रभाव। इस फैसले ने शिक्षा में जाति आधारित आरक्षण को रद्द कर दिया, क्योंकि संविधान के तहत केवल सार्वजनिक नौकरियों में आरक्षण की अनुमति प्रदान की गई और अनुच्छेद 16(4) के तहत। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा में आरक्षण बहाल करने के लिए प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 पारित किया गया। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 सरकार द्वारा अनुच्छेद 15(4) को शामिल करके अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया, और जिसने राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति दी। इस संशोधन ने शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए संवैधानिक आधार प्रदान किया। कमजोर वर्गों के लिए प्रमुख संवैधानिक प्रावधान। तो अनुच्छेद 15(1) धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 15(4) ये आप देखते हैं कि SEBC, SC और ST के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान करता है, जिससे शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण शामिल है। अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है? पिछड़े वर्गों के लिए सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण की अनुमति प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करने की बात करता है। और अनुच्छेद 46 DPSP SC, ST और कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का अधिदेश देता है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा कौन से प्रावधान संशोधित किए गए? मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 15(4) SEBC, SC और ST के लिए विशेष प्रावधान
की अनुमति दी गई। अनुच्छेद 19 स्वतंत्र भाषण पर उचित प्रतिबंधों का विस्तार। अनुच्छेद 19(2) जिसमें राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और अपराधों के लिए उकसावा शामिल है। राज्य व्यवसायिक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के माध्यम से व्यापार, कारोबार या उद्योगों को विनियमित या फिर राष्ट्रीयकृत कर सकता है। संसद और राज्य विधानमंडल। अनुच्छेद 85 और 174 यह सुनिश्चित किया गया कि दो संसदीय या फिर राज्य विधान सत्रों के बीच अंतराल 6 महीने से अधिक न हो। अनुच्छेद 87 और 176 विधानमंडल में राष्ट्रपति राज्यपाल का अभिभाषण अब प्रत्येक आम चुनाव के बाद केवल एक बार और प्रत्येक वर्ष पहले सत्र की शुरुआत में अनिवार्य होगा। भूमि सुधार। तो आप देखिए अनुच्छेद 31 से संपदा और संपत्ति के अधिकार के अधिग्रहण से संबंधित कानूनों को मौलिक अधिकार के तहत चुनौती दिए जाने से सुरक्षित किया गया। अनुच्छेद 31 भी ये मौलिक अधिकारों के संबंध में सूचीबद्ध कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित करते हुए 9वीं अनुसूची बनाई गई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। राष्ट्रपति को प्रत्येक राज्य के लिए अनुसूचित जाति अनुच्छेद 341 और अनुसूचित जनजाति अनुच्छेद 342 को अलग अलग निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया। और फंडामेंटल राइट यानी कि आप देखिए मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के बीच टकराव पर अन्य निर्णय क्या है? तो गोलकनाथ मामला, ये जरूर याद रखिएगा। इन सभी केस के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। 1967 का है। सर्वोच्च न्यायालय ने चंपकम दोराराजन मामले में अपने निर्णय को पलटते हुए कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है तथा उनके पूर्ण संरक्षण को सुनिश्चित किया है। केशवानंद भारती मामला 1973। 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा अनुच्छेद 31C जोड़ा गया जिसमें दो प्रमुख प्रावधान थे। संसाधन वितरण पर डीपीएसपी को लागू करने के लिए कानून अनुच्छेद 39B और C को न्यायिक समीक्षा से संरक्षित किया गया था, भले ही वे अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदान किए गए फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हो। अनुच्छेद 39B को लागू करने के लिए बनाया गया कोई भी कानून न्यायिक समीक्षा से संरक्षित था, भले ही वह अपने लक्ष्यों की पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाया। निर्णय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने पहले प्रावधान को बरकरार रखा तथा यह सुनिश्चित किया कि अनुच्छेद 39B और C को लागू करने वाले कानून वैध बने रहेंगे, भले ही वे मौलिक अधिकारों के साथ टकराव में हो। और इसके आप देखते हैं कि क्या इसके न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाने वाले अनुच्छेद 31C के दूसरे प्रावधान को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा की अवधारणा प्रस्तुत की जिसके अनुसार संविधान के कुछ मूल सिद्धांतों को संशोधन के माध्यम से बदला या नष्ट नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए न्यायिक समीक्षा, संशोधन की सीमित शक्ति आदि। मिनर्वा मिल्स मामला 1980। ये आप देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ये आप सभी जानते हैं कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, एक बड़ा संशोधन किया गया था इसके द्वारा। ये आप देखिए अनुच्छेद द्वारा 31C के संरक्षण को सभी डीपीएसपी के तहत विस्तारित किया गया तथा उन्हें अनुच्छेद 14, 19, 31 के तहत फंडामेंटल राइट पर प्राथमिकता दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 31C के विस्तार को निरस्त कर दिया तथा निर्णय दिया कि संविधान के संतुलन को बनाए रखते हुए संविधान के मूल अधिकारों और राज्य पुलिस बलों के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन आवश्यक है तथा राज्य पुलिस बलों द्वारा संविधान के मूल अधिकारों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। वर्तमान स्थिति की बात करें तो फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी पर वरीयता दी गई जाती है, लेकिन संसद अनुच्छेद 39B और 39C को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14 और 19 से संशोधन कर सकती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं एक कहानी है इस मामले की आपकी। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।